Good morning, Namaskar. Thank you for dialing to this August month's webinar. जैसे आप सबको पता है, we have our NFO also closing tomorrow. So मैं over the next 45 minutes में I will take you through our view on the economy and markets. आज के दिन में इतना correction हो रहा है तो we'll cover that also, and then maybe last 5 minutes just NFO के बारे में update मैं दे दूंगा. Okay, I'll speak in English, little bit of Hindi and English, but slides are all in English, so I think rest of the audience can understand what's happening, right? तो पहली चीज जैसे हमें पता है, extreme volatility चल रही है. यह है परसों की मार्केट जहाँ पे आपने देखा कि सब के सब हरे निशान में थे, मगर एक साल के पहले की बात करें तो चीज ऐसी थी कि सब ग्रीन में था, मगर 6 मंथ्स 45 डेज पहले सब रेड में था. सो ऑब्वियसली मार्केट में भयंकर वॉलेटिलिटी चल रही है. और व्हाट एक्सप्लेन्स दिस वॉलेटिलिटी अगर करें तो एक्चुअली एफपीआई के इनफ्लोस के ट्यून में नाच रही है हमारी मार्केट. बिकॉज आप देखें तो फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड, इस स्लाइड में येलो लाइन जो दिख रहा है, इट्स क्लियर के 40% हमारा फ्री फ्लोट ओनरशिप एफआईएस के हाथ में है. करेक्शन के पहले वो 45% था. तो ये 5% जो बाहर गया उसको हम कहते हैं हॉट मनी, यानी हेज फंड जैसे तरीके आते हैं जो एक मार्केट का व्यू, इकोनॉमी का व्यू और करेंसी का व्यू लेकर पैसा डालते हैं, यहाँ निकलते हैं. वो पैसा बाहर निकला है, मगर कोर हमारी जो 40% एफआईएस की निवेश रही है हमारे मार्केट में, इन आवर मार्केट्स, दैट हैज रिमेन्ड कांस्टेंट, राइट. तो ये हॉट मनी व्हेन डिड इट कम टू इंडिया, व्हेन डिड इट पोर्ट, कब आया और कब गया, आप देखेंगे इस स्लाइड में देखेंगे 2019 और 20 में भयंकर पैसा राइट में इंडिया में आया. 21 से कम हुआ, 21 में 3 क्वार्टर में पॉजिटिव था, तो चौथे क्वार्टर अक्टूबर से नेगेटिव, और इस साल के पहले 2 क्वार्टर यानी जनवरी टू जून में दोनों में भयंकर नेगेटिव रहा है. और मगर जुलाई 1 से वापस पैसा इंडियन मार्केट में एफआईएस का शुरू हो गया है. तो क्या कारण है इसका, आप देखेंगे तो आंसर है कमोडिटी का इन्फ्लेशनरी सिनेरियो या डिफ्लेशन, राइट. सो अब यहाँ पे ये स्लाइड में देखिए तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण जो नेचुरल गैस के प्राइसेस में बड़ा आप देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में फूड और मेटल्स में. तो इन दोनों ग्राफ में आप 19-20 की साल की बात करें तो करेक्शन हो रहा था एनर्जी में और कमोडिटी में. मगर सितंबर अक्टूबर 2021 में देखें आप 100% की बढ़त ऑयल में, 100%, और इवन कमोडिटी और मेटल्स में, ओवरऑल फूड में, सब में भयंकर. तो ये कमोडिटी की दाम जब बढ़ती है ना, तो अब ये रिसेंट मार्केट के अंदर पैसा आने के लिए कारण यही है कि कमोडिटीज अभी गिरने लगी है. इसमें आप देखेंगे सभी मेटल्स एंड ऑल हैव ड्रॉप्ड स्ट्रांगली. ऑयल का गिरावट अभी 14% तक हुआ है. तो दिस स्लाइड वापस मैं डाल रहा हूं, तो क्यों बता रहा हूं, अभी राइट में देखिए, जब भी कमोडिटी का डिफ्लेशनरी सिनेरियो होता है तो पैसा मार्केट के अंदर आता है इंडिया में. कमोडिटी इन्फ्लेशन की बात होती है तो पैसा बाहर जाने शुरू होता है. अब वापस कमोडिटी डिफ्लेशन का टाइम हो गया तो इसलिए वापस पैसा आ रहा है. ये सिंपल सी लॉजिक है. हॉट मनी जो एफआईएस के वो अंदर जाने में या बाहर रहेंगे. तो ये कमोडिटी इन्फ्लेशन क्यों आ रही है, क्योंकि ग्लोबली इन्फ्लेशन बहुत डोमिनेट कर रही है सिनेरियो को. तो अभी इसमें 2 ग्राफ है. लेफ्ट हैंड साइड में है इन्फ्लेशन वाला ग्राफ फ्रॉम द यूएस मार्केट. तो 1.5%, 1.5% का इन्फ्लेशन था. तो कोविड ने आके सप्लाई चेन के जरिए इनिशियल इन्फ्लेशन को बूस्ट किया. फिर नीचे आप देखें उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव ईजिंग, रेट कट फेड का, और फिस्कल स्टिमुलस, यानी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 3,500-600 करोड़ हर व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर के हाथ में पैसा दे दिया. तो एक डिमांड लेड इन्फ्लेशन भी शुरू होके 1.5 से करीबन 5.5% तक इन्फ्लेशन को उठा के ले गए. उसके बाद लास्ट सितंबर में आई रशिया यूक्रेन वाली झगड़ा. तो उसके कारण जैसे आपने देखा अभी ऑयल और फूड और मेटल सब के दाम बढ़ गए, तो एकदम इन्फ्लेशन 8.5% बढ़ गया. तो पहली स्थिति जो थी रेट कट, वो ऊपर देखें आप, जून 2020 की हालत, यूएस 10 ईयर में 3 साल में रेट की कटौती 133 बेसिस पॉइंट्स हुई थी. वही रेट कट का टाइम था. वेयर अब जैसे ही आपको इन्फ्लेशन 8.5 पहुंच गया तो वापस एक रेट टाइटनिंग और जो रेट हाइकिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग. तो रेट हाइक की बात अगस्त 26 का डेटा देखिए, अब 170 बेसिस पॉइंट्स एक ही साल में 10 ईयर का रेट बढ़ गया है. यानी आप देखें तो 88 बेसिस पॉइंट्स था 10 ईयर यील्ड इन जून 20, आज 3% के करीब है. यानी 220 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश में. एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग का ग्राफ बॉटम राइट में देखिए, सीधा आपको बता रहा है कि कोविड
के टाइम में ऑलमोस्ट दुगना हो गया था लिक्विडिटी का इन्फ्यूशन पहले जो था मार्केट के अंदर में। $9 ट्रिलियन से जो लिक्विडिटी आई थी उसी ने हमें एक तरह से इन्फ्लेशन को भी बढ़ाया था। अब उसको कट करने की 20% तक कट करने की उन्होंने अनाउंसमेंट ही किया। रियलिटी में ये क्वांटिटेटिव टाइटिंग शुरू सीधी तरह से हुई नहीं, अभी भी ऑलमोस्ट $8.6 ट्रिलियन अमेरिका का पैसा मार्केट में पड़ा है, राइट। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपको बता रही है कि ये अब जो उनकी कोशिश है, और कल रात को भी फेड के चेयरमैन ने यही बताया था कि जब तक हम इन्फ्लेशन को नहीं घटाएंगे हम रेट हाइक का प्रोग्राम जारी रखेंगे। तो 2% तक उनको इन्फ्लेशन लाने की कोशिश, तो रेट हाइक के ऊपर रेट हाइक। तो ये रेट हाइक का असर क्या होगा कि इकोनॉमी जो ऑलरेडी स्टैगफ्लेशन में है उसको रिसेशन की ओर धक्का देगी इस फेड। तो ये रिसेशन जो सामने शार्पली आ रहा है वही आज मार्केट को एक झटका दिखा रहा है। पर क्या ये रिसेशन बुरी बात है, देख लेते हैं। ये रिसेशन जो है हम 50 साल से अगर स्टडी करें तो जब भी व्हेनेवर एनर्जी प्राइसेस शूट अप होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रिसेशन आता है एडवांस इकोनॉमीज में। और जब ये रिसेशन आती है तो यूएस का जीडीपी करीबन 3% नेगेटिव तक गिरता है और ग्लोबल जीडीपी भी 0 के तरफ आ जाता है। तो जब ये स्थिति आती है कि एक हार्ड रिसेशन यानी -3% की जीडीपी, तब ऑयल के दाम कटने लगती है। तो ये सिनेरियो है जो है वो है रिसेशनरी जो सामने दिख रहा है। तो साफ साफ देखिए आपको शिपिंग बाल्टिक ड्राई इंडेक्स या यूएस चेन्नई या एशिया से जो यूएस को कंटेनर जाती है उनकी रेट में भयंकर गिरावट, यानी आने वाले रिसेशन का ये आपको साफ साफ बता रही है कि जरूर आ जाएगी। और 60% बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे के अंदर इन्वेस्टर्स ने कहा कि हमें रिसेशन अगले 12 महीने में सामने दिख रहा है। एंड यूरोप में भी वही हालत, अमेरिका का वो हालत था तो यूरोप में भी आज के दिन में करीबन 55% जर्मनी में और 50% यूएस में, यूरो में एक रिसेशनरी प्रोबेबिलिटी है। और चीन में भी क्रूड ऑयल कंजम्पशन गिर रही है तो उसकी इकोनॉमी की सॉफ्टनेस को साफ साफ सामने दिख रहा है। और ओवरऑल पीएमआई जो एक अच्छा जीडीपी का प्रेडिक्टर है वो पूरे एडवांस देशों में करीबन 70 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट दिखाया है फ्रॉम अ पीएमआई पर्सपेक्टिव, यानी कंट्रैक्शन आगे सामने साफ दिख रहा है। और ऑयल की बात करें कमोडिटी के साथ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि टॉप लाइन में देखिए राइट हैंड साइड की ग्राफ में वर्ल्ड की ऑयल की डिमांड 2020 में 90 मिलियन बैरल पर डे पे थी, अब 100 मिलियन बैरल पे गई। तो ये इंक्रीज इन ऑयल डिमांड, तो इसमें 70% नॉन ओपेक का सप्लाई है और खाली 30% ओपेक मीट करना की हालत में है। मगर $30 मिलियन बैरल का गैप में वो 27 मिलियन बैरल ही प्रोड्यूस कर रही है। तो प्रोडक्शन को कंट्रोल के वो ऑयल को दाम को उतना नहीं गिरने दे रही है। वेरएस जब 2020 में वर्ल्ड की ऑयल की डिमांड 10% कट गई तो ऑटोमेटिकली ऑयल का दाम भी गिरा, तो कि ओपेक होल्ड नहीं कर पाया था प्राइस। तो जैसे -3% तक अगर यूएस इकोनॉमी की यह जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ पे जाती है तो ऑयल का डिमांड भी घटेगा, तो ऑटोमेटिकली ऑयल के दाम भी घटेगी। ये इंडिया के लिए एक डिफ्लेशनरी सिनेरियो बहुत बढ़िया है एफआई के फ्लोज के लिए। और नीचे गोल्ड प्राइस जो है वो जो कॉन्ट्रा है बाकी कमोडिटीज से, क्योंकि गोल्ड का संबंध अमेरिकन डॉलर के साथ होता है। तो अब 3 महीने और 6 महीने में जो गोल्ड की बढ़त थी उसका कारण था वर्ल्ड में यूएस डॉलर की स्ट्रेंथनिंग। और जैसे ही आने वाले दिन में रिसेशन सामने दिख रहा है तो रेट कट का जमाना आएगा तो यूएस डॉलर वीकन होगा। तो यही गोल्ड में 1 महीने में ऑलरेडी आपने एक पॉजिटिव टर्न दे शुरुआत की देख रहे हैं साफ साफ। तो ये भी आने वाले रिसेशन को साफ बता रही है हमें, राइट। तो ऐसी हालत में ग्लोबल मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं? ग्लोबल मार्केट्स को जून एंड तक देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका का बुल बैर इंडिकेटर एक्सट्रीम बैर स्टेट में बाउंस बैक के लिए तैयार जून एंड में बताया था मार्केट को। और यही चीज है जो एसएनपी में भी कोविड के बाद जो भी गेन्स हुए थे वो पूरे के पूरे इस फॉल में इरेज हो गए। मगर जैसे आप सर्कल किया मैंने लाल में, थोड़ा बहुत जुलाई 1 से वापस वो बाउंस बैक शुरू हो गया। तो ओवरसोल्ड पोजीशन में था इवन अमेरिकन स्टॉक मार्केट। और इस टाइम फ्रेम में याद रखिए कि ग्लोबली इक्विटीज का अलोकेशन शायद किसी ने घटाया हो मगर फ्लोज इक्विटीज के अंदर कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहे हैं। तो ये एक एम्फेसिस ऑन इक्विटीज रिस्क ऑन ट्रेड ये रिसेशन वाली टाइम फ्रेम में, क्योंकि आने वाले दिन में उनको लग रहा है कि रिसेशन आएगा तो क्यूटी नहीं होगी, शायद रेट हाइक से रेट कट का जमाना भी आएगा। तो इसीलिए वर्ल्ड के मार्केट्स के अंदर वापस पैसा फ्लो हो रहा है। स्टॉक मार्केट यूएस स्टॉक मार्केट में देखिए 1 मंथ 3 मंथ
तक रिटर्न पॉजिटिव हो गए, अभी भी 6 महीना और 1 साल का रिटर्न नेगेटिव ही दिख रहा है। और इंडिया में देखिए 1, 3, 6, 1 ईयर, 3 ईयर सब के सब पॉजिटिव, यानी इंडिया को ऊपर के टेबल में देखे तो करीबन $6.5 बिलियन इस क्वार्टर टू डेट आ पहुंचा है। तो क्लियरली इस बैक टू इक्विटीज की टाइम फ्रेम में इंडिया को स्पेशली ज्यादा पैसा आ रहा है। तो इंडियन मार्केट की ये फ्लोज को अगर हम सेंस करने की कोशिश करें तो सेम सा वो टेबल था जो पहले मैंने दिखाया, इसमें खाली इंडिया को फीचर करें और इसमें रुपए में कर लें। मेरे को खास आपको बताना ये चीज है कि जब कमोडिटी डिफ्लेशन के टाइम में एफआईएस पैसा डाल रहे थे तो इनिशियली कोविड के टाइम में 2020 में हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने रिडम्पशन करा के 40,000 करोड़ तक निकाला था, पर तब भी एफआईएस खरीदारी कर रहे थे। उसके बाद उनकी खरीदारी कंटिन्यूअस हो गई थी, मगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जनवरी फरवरी मार्च 21 तक नेगेटिव रहा और फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वापसी वाइल एफआईआई इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे थे। तो हमारे मार्केट को सपोर्ट किया हमारे डोमेस्टिक निवेशकों ने। मगर आने वाले दिन में जैसे नीचे की लाइन देखिए, अभी कमोडिटी डिफ्लेशन जो शुरू हो गई है, 50,000 करोड़ एफआई से आ चुका है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की खरीदारी भी जारी है। तो अब एक डबल इंजन फायरिंग फॉर द इंडियन मार्केट आप सामने एंटिसिपेट कर सकते हैं। इस पे थोड़ा और वो चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो पहली चीज, ये अमेरिकन इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी इतनी रिसेशन की बात कर रहे हैं, क्या इंडियन इकोनॉमी में कुछ रिसेशन का सामने दिख रहा है कि नहीं? तो दिस देखिए, पहली चीज हमें यह समझने की जरूरत है कि इंडिया का इन्फ्लेशन तो बाकी देशों से ड्रामेटिकली डिफरेंट है। क्यों मैं कह रहा हूं कि नंबर में शायद हमारा 7.5 और अमेरिका का 8.5, मगर अमेरिका का हिस्टोरिकली 1.5% पे रहा है और हमारा 7.5 पे ऑलवेज रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आज ये 7.5% का इन्फ्लेशन इंडिया में दिख रहा है। सेकंड चीज, अमेरिकन इन्फ्लेशन एक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी होने के कारण हाउसिंग 42% उसमें शेयर है। हमारे इंडियन इन्फ्लेशन में 48% आपको फूड का शेयर है और 15% फ्यूल का, यानी 63% करीबन आपको सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन। तो ये डिमांड वर्सेस सप्लाई साइड एक और फर्क है बिटवीन एडवांस कंट्रीज और इंडियन कंट्री। तीसरी चीज ये है कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है, जो डब्ल्यूपीआई में आपको दिख रहा है, जो सीपीआई में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। क्यों? एक तरफ कॉर्पोरेट्स ने अपने मार्जिन घटाकर इसको प्रिवेंट किया रिटेल इन्फ्लेशन में आने का, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी व्हीट एक्सपोर्ट को बैन करके और ऑयल पे एक्सेस ड्यूटी को कम करा के उन्होंने डब्ल्यूपीआई का जो इम्पैक्ट है उसको रिटेल पे नहीं आने दिया। तो इसलिए आप देखें तो इंडियन व्हीट प्राइसेस अभी भी ग्लोबल व्हीट प्राइसेस कई गुना कम है। और इंडिया के लिए फूड क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक अच्छी मानसून की आउटलुक भी हमारे इन्फ्लेशन के लिए पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली इंडियन इन्फ्लेशन आप देखें तो पॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये देखिए सब में ईजिंग दिख रहा है आपको, सभी फूड आइटम्स में प्राइस ईज हो रहे हैं और हाई फ्रीक्वेंसी प्राइसेस मंथ ऑन मंथ अभी देखें 2021 में शार्पली डाउन हो रहे हैं, राइट। तो ऐसी हालत में डब्ल्यूपीएम में भी अब कटौती दिख रहा है। तो ये ट्रेंड हो गया तो ग्रॉस कम मार्जिन ऑफ कंपनी के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर ईज होने लगेंगे। तो ऐसी हालत में डेफिनेटली 2016-17 में जो हुआ था, जो फेड रेट हाइक कर रही थी और आरबीआई रेट कट कर रही थी, तो डेफिनेटली आने वाले दिन में ऑल्दो फेड की रेट हाइक विल कंटिन्यू टू राइज, मगर इंडियन मार्केट में एक पॉज ऑन द रेट हाइक आफ्टर सम टाइम हम देख सकते हैं जरूर। अब तक के लिए आरबीआई क्यों रेट हाइक कर रही है उसके लिए मैं अभी आता हूं, क्योंकि करेंसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेट हाइक, इसलिए इंडियन करेंसी की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को गलत हो गया। क्या एक्सपेक्टेशन था? ऑयल के दाम के बढ़त के कारण करेंसी बहुत वीकन होगी, उसके साथ $34 बिलियन एफएस ने डॉलर पैसा निकाला बाहर, उसके कारण रुपी वीकन होगी। पर ये दोनों बात गलत निकली, क्योंकि जितना ब्लू लाइन में आप डॉलर का अप्रिसिएशन देख रहे हो उतना ही आरबीआई ने हमारी रुपी को वीकन होने दिया है, एक बैलेंस मेंटेन किया है। और इसमें क्या है कि रुपी डॉलर के साथ शायद उसने वीकन हुआ मगर यूरो के साथ स्ट्रेंथेंड और ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के अंदर वो बीच की स्थिति में है, जहां पे वो ना मोस्ट वीकनिंग मार्केट है या नॉट मोस्ट स्ट्रेंथनिंग मार्केट है। तो रुपये का एक अच्छा सिचुएशन है आज मैनेज करने में, और इंटरेस्ट रेट हाइक का इस्तेमाल आरबीआई इस झगड़े में किया है तो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए। और हमारी एक्सपेक्टेड रिवर्स जो 642 बिलियन से उन्हें 570 तक उसका यूज किया, उसमें अपना इंपोर्ट कवर 10 महीने तक गिर गया है, तो इसके और ज्यादा इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया और रुपये को थोड़ा बहुत वीकन होने दे दिया उन्होंने, राइट। तो फॉरेक्स रिजर्व्स में अभी भी हमारी 5वीं स्थान है वर्ल्ड के अंदर, और
हमारा ओवरऑल सिचुएशन में ये अच्छी बात है कि फॉरेन डेट जो लेते हैं उसमें 32% हम रुपीस में ही रिपे करने की हालत में है मसाला बॉन्ड के कारण। तो ये भी एक करेंसी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट निकला, राइट। तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, करेंसी कंट्रोल में है, तो हमारी फिस्कल सिचुएशन देखें तो ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो एक्चुअली गिर रही है इन अ टाइम व्हेन ऑयल प्राइसेस वेंट अप, फिर भी हमारी डेट टू जीडीपी कंट्रोल में रही है। और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन में अभी ध्यान दें तो जीएसटी की कलेक्शन मंथ ऑन मंथ बढ़ रही है, डायरेक्ट टैक्सेस में पर्सनल इनकम टैक्स 40% और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की 30% की बढ़त हुई है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के अदर रेवेन्यू स्ट्रीम सबके सब आप देख रहे हैं तो राइजिंग ट्रेंड में है। और ओवरऑल इकोनॉमी की हालत में देखिए, कंजम्पशन की स्टोरी में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वापस अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज 72 से आगे पहुंच चुकी है। ऑटो सेल्स ग्रेजुअल पिकअप दिखा रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल हो या टू व्हीलर थ्री व्हीलर हो, उसके साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की प्रोडक्शन जबरदस्त बढ़ रही है और एफएमसीजी की धीरे धीरे बढ़ रही है। और रूरल इकोनॉमी बहुत रिवाइविंग स्टेट में है, क्योंकि मानसून की हालत हमने देखा अच्छा था, मगर खरीफ के लिए वो उसकी हालत आएगी तो रिजर्वायर के लेवल भी बढ़कर रबी क्रॉप के लिए भी एक पॉजिटिव स्थिति आज सामने दिख रही है। इसलिए नेट फार्म इनकम टॉप 8 क्रॉप्स का करीबन 19% बढ़ने की एक आशा है। तो इसके साथ गवर्नमेंट का खर्चा जो रूरल एरिया में हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन, ड्रिंकिंग वाटर और स्वच्छ भारत में, उसके कारण एवरेज रूरल वेजेस शार्पली बढ़ रहे हैं इस साल। तो नेचुरली रूरल इनकम्स बढ़ रही है तो रूरल डिमांड भी आपको 12% डबल डिजिट ग्रोथ इस साल में दिखेगा। तो ओवरऑल कंजम्पशन की स्टोरी बहुत बढ़िया है। और इन्वेस्टमेंट के साइड ध्यान दें तो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स शार्पली राइज हो रहे हैं, अच्छी बात है। फिर कमर्शियल व्हीकल की सेल्स जो रादर देन इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है, बहुत मीडियम हेवी कमर्शियल और लाइट कमर्शियल दोनों की शार्प रिकवरी देख रहे हैं आप। सीमेंट और स्टील की प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं और क्रूड ऑयल की कंजम्पशन जो भी एक इन्वेस्टमेंट साइड से लिंक्ड है वो भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइड पे एक्टिविटी हो रहा है। तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की प्रोजेक्ट्स में देखें तो प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ आज जबरदस्त दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्ट्स अंडर इंप्लीमेंटेशन है, राइट हैंड साइड में नई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, दोनों में आपको ब्लू लाइन प्राइवेट सेक्टर की जबरदस्त बढ़त दिख रही है। तो कैपेसिटी क्रिएशन भी शुरू हो गया है। और हाउसिंग सेक्टर जो भी कैपेक्स के अंदर शामिल होता है, देखिए रेजिडेंशियल न्यू लॉन्चेस और न्यू सेल्स कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं। और एक सभी बड़े शहर में आप देख रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपको हर साल के ऊपर इस साल में बढ़त दिख रहा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी पॉजिटिव सिनेरियो में है। और सर्विसेज की ओर ध्यान दें तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ग्रॉस एनपीए ब्लू बार जो है गिर रहा है, नेट एनपीए ग्रे बार गिर रहा है, और जो काली लाइन है प्रोविजन कवरेज रेशो वो बढ़ रही है, और नए एनपीए की फॉर्मेशन भी बहुत जबरदस्त गिर गई है। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम इज वेल कैपिटलाइज्ड। और इस स्लाइड में देखें तो ब्लू लाइन है आपको डिपॉजिट की ग्रोथ जो जबरदस्त बढ़ रही है, और लोन्स की ग्रोथ जो गिर गई थी कोविड के कारण अभी वापस यू टर्न लेके वो भी बढ़ने की हालत में है। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम वो एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। और अदर सर्विसेज की बात करें तो पैसेंजर अराइवल्स एयर के थ्रू जबरदस्त बढ़ रहे हैं। ओवरऑल विजिटर अराइवल्स थ्रू ऑल मोड्स भी बढ़ रहा है। और मोबिलिटी इसके कारण इकोनॉमी में वी शेप्ड रिकवरी में दिख रहा है मोबिलिटी में। और राइट हैंड साइड में होटल की ऑक्यूपेंसी रेट्स भी आपको एक वी शेप्ड रिकवरी दिख रहा है। ओवरऑल सर्विसेज सेगमेंट का भी हालत अच्छा है। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट भी वापस प्री कोविड लेवल पे पहुंच गया है। और बहुत से सेक्टर्स अगर देखें कोविड का 100 मार्क दें तो सबके सब आइदर इक्वल या बेटर स्थिति में आज पहुंच चुके हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत बढ़िया है। और ये हीट मैप वही बता रही है कि अक्रॉस सेक्टर्स आपको ग्रीन या येलो निशान बता रहा है कि प्रीवियस महीने के कंपैरिजन में उन सेक्टर में आज हालत सेम या बेटर स्थिति में है। तो जीडीपी की आउटलुक अगर देखेंगे तो पीएमआई सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों 50 के ऊपर ट्रेंड हो रहे हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में जीडीपी का नंबर भी अच्छा देख पाएंगे, राइट। तो यही बात आईएमएफ भी मानती है कि इस साल और अगले साल इंडिया करीबन डबल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड में बढ़ने वाली है। और ये एक डिक्लाइनिंग वर्ल्ड की ग्रोथ के सिनेरियो में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इवन बेटर देन चाइना रहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव आउटलुक है। ये नेचुरली मार्केट के ऊपर अभी आगे वाली बढ़त में देख सकते हैं कि जून एंड तक जो निफ्टी की पी फॉरवर्ड पी में 22 से 17 तक की करेक्शन आई थी, वो एक कारण थी कि एफआई की फ्लोज की वापसी। और यहाँ पे अर्निंग्स की ग्रोथ तो जबरदस्त दिख रही है आपको ओवरऑल। और अगले साल यानी 2033-23 से 24
का साल में 130 रुपए की जो ईपीएस की बढ़त आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो करीबन समझिए 15% की बढ़त। क्यों मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी करीबन दुगना हो चुका है पिछले 4 साल में, फ्रॉम 5 लाख करोड़ टू ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी राइज में है, तो ईपीएस की ग्रोथ भी आप अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जुलाई 1 से आज तक एफआईआई ने करीबन 50,000 करोड़ का इनफ्लो लाया, और पूरे के पूरे लार्ज मिड और स्मॉल कैप की इंडेक्स आज ग्रीन में आ गई है, और सभी के सेक्टरल इंडेक्स भी ग्रीन में आ गई है। तो नेचुरली इस बाउंस बैक के कारण, इनफ्लो के कारण वापस निफ्टी अभी 1 ईयर फॉरवर्ड में 20.9 पी पे पहुंच गई है। मगर ये बस 2-3 महीने की बात है। टाइम करेक्शन ऑफ पी जब होता है, जब अक्टूबर के बाद मार्केट की ध्यान अगले साल पे जाएगी, जैसे आपको याद होगा मैंने कहता है ना कि 15% की ईपीएस ग्रोथ अगले साल के लिए फैक्टर्ड इन है, तो नेचुरली अक्टूबर के बाद ये 20.9 में वापस आपको 17-18 लेवल्स, अगर और वैसा नहीं आया तो निफ्टी का वापस 17 लेवल पे आने की एक गुंजाइश है। तो ऐसी हालत में ये फ्लोज आगे जाने के लिए, कंटिन्यू होने के लिए क्या पावर है कि पहली बात कि जो कमोडिटी इन्फ्लेशन में जो 2.5 लाख करोड़ का पैसा बाहर गया, उसमें खाली 50,000 करोड़ वापस आया है। अभी भी 2 लाख करोड़ इंडियन मार्केट में आ सकता है। और याद रखिए, ये कोई फ्रेश लिक्विडिटी पंपिंग की जरूरत नहीं है, कोई फ्रेश की जरूरत नहीं है, कोई रेट कट की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसा गया था एक कमोडिटी इंपोर्टिंग मार्केट जैसे इंडिया टू अ कमोडिटी एक्सपोर्टिंग मार्केट जैसे ब्राजील। अब जैसे ही कमोडिटी डिफ्लेशन आ रही है, बस उस पैसे को वापस आना है फ्रॉम ब्राजील और कमोडिटी एक्सपोर्टर्स टू इंडिया जैसे कमोडिटी इंपोर्टर्स। बस यही फ्लो आप देखेंगे। जैसे ही रिसेशन सामने दिख रहा है और एक कमोडिटी डिफ्लेशन की सिनेरियो जारी है, तो इंडियन मार्केट को कंटिन्यूअस ये रीअलोकेशन विद इन इमर्जिंग मार्केट का फ्लो ही हमारे मार्केट को आके जबरदस्त सपोर्ट देगा। तो यही बात हम कह रहे हैं कि आज के दिन में और एक चीज जो है कि पहली बार, जब पिछली बार जब कमोडिटी डिफ्लेशन के टाइम में एफआईएस ने पैसा डाला, तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स रिडीम्शन के पैसे के लिए मार्केट में बिक्री हो रहा था। 45,000 बेच 2020 की बात देखें। वेरएस इस बार जब कमोडिटी डिफ्लेशन हो रही है, तो ना ही एफआई का पैसा का वापसी, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी आज मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं। तो डबल इंजन की एक फायरिंग और सपोर्ट मार्केट को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले दिन में मेरे ख्याल में मार्केट की मजबूत स्थिति अच्छी रहेगी। तो इसके अलावा जो बात हम दिख रहे हैं कि फॉरेनर्स भी हमारे मार्केट को एक 15 साल से वैल्यूएशन प्रीमियम दे रहे हैं। क्यों? वापस ये स्लाइड डाल रहा हूं। जैसे आपको मैंने पहले बताया, 40% ऑफ एफआईआईज अभी भी इन्वेस्टेड है। इस ऑयल प्राइस के इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं निकाला। तो वो पैसा जो जारी है वो इंडियन ग्रोथ स्टोरी के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो 2006 से यहाँ पे टिकी हुई है। तो इसलिए 2006 से ब्लू लाइन is the line which tells you the premium of the world market, or gray line is the line which tells you the premium to the world to the emerging market. So दोनों में 2006 से आज तक we have been in a continuous premium, यानी इंडिया is a growth stock इन एन एफआईएस पोर्टफोलियो, इसलिए उसका ग्रोथ का प्रीमियम उसे मिल रहा है। तो आने वाले दिन में ये जरूर मिलेगा उसको, में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया का ये जो लॉन्ग टर्म पैसा जो आ रहा है, ये पेंशन वाला फंड वाला पैसा है, सॉवरेन वेल्थ फंड वाला पैसा है, ये हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक के ऊपर डिपेंड हो रही है। उसके ऊपर एक ध्यान देंगे तो इंडिया का एक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ स्टोरी है, जहाँ पे गवर्नमेंट कैपेक्स एक सपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट आज 111 लाख करोड़ की खर्चे के जर्नी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बीच में है आज। और उसके साथ गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में अपना जबरदस्त एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। और इस क्वार्टर के नंबर भी देखें तो साल ओवर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर का 57% बढ़ हुआ है, यानी गवर्नमेंट अपना पूरा खर्चा उसी पे ध्यान दे रही है। तो इसका इफेक्ट जीडीपी के ऊपर आप देख रहे हैं कि जैसे रेवेन्यू में 1 रुपया खर्चा होता है तो आधा तक गिर जाता है 4 या 5 क्वार्टर में। आपको 1 रुपया कैपेक्स में राइट साइड में देखिए खर्चा होता है, तो 16 क्वार्टर तक उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में दिखता है। तो हमारी जीडीपी को इस इन्वेस्टमेंट साइड से, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जीडीपी में भी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसके साथ एफडीआई की बात करें तो चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी से हमें वो एक मौका मिल रहा है कि चाइना का डिक्लाइनिंग लेबर फोर्स और हमारी राइजिंग लेबर फोर्स कॉन्ट्रास्ट में है। 30 साल के लिए हमारी कोई डिक्लाइनिंग लेबर सिचुएशन नहीं है, तो एक लेबर सप्लाई का एडवांटेज कंपेयर टू चाइना इंडिया के हाथ में मजबूत है। उसके साथ हमारी पर कैपिटा वेजेस भी 40%, $3,800 कंपेयर टू $10,000
40% ऑफ चाइनाज पर कैपिटा वेज इस हमारा पर कैपिटा वेज, यानी सस्ता लेबर भी हमारे पास है आधे से कम। और इसके साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी जबरदस्त बढ़ रही है। 2021 1 से 19 तक की बढ़त देखें तो दुगने से ज्यादा हुई है हमारी बढ़त। पहले चाइना का जो 6.5 पे था, आज 8.5 8.25 तक पहुंचा है। तो धीरे धीरे हम भी उस प्रोडक्टिव लेवल में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत देशों के कंपैरिजन में हम बेहतर स्थिति में है। तो स्किल्ड लेबर का अवेलेबिलिटी भी इंडिया में बाकी देशों से कंपैरिजन में एटलीस्ट 3 या 4 गुना ज्यादा है। तो ये एक लेबर का एडवांटेज। इसके कारण ही गवर्नमेंट ने पीएलआई में एक 14 सेगमेंट्स जहां पे चाइना की मजबूती और लेबर रिक्वायरमेंट, इसमें गवर्नमेंट ने 5% कैशबैक फॉर 5 इयर्स करके एक इंसेंटिव अनाउंस किया और बहुत जल्दी से उन्होंने अप्रूवल्स भी दे दिया। तो इसके अंदर करीबन नीचे बॉटम राइट में सेकंड नंबर देखिए 2320, दैट इज 2.3 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स के ऊपर इन फॉरेनों के कारण होगा। वो हमारी जीडीपी के लिए और एक बूस्ट दिलवाएगी। और इसके साथ गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर को अंदर आने के लिए टैक्स रेट नई कंपनी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 15% तक गिरा के वर्ल्ड में बेस्ट टैक्स रेट में आज पहुंच गया है। तो ये भी एक एडवांटेज है। तो इंडिया के लिए ये फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस पीएलआई के कारण बढ़ गई है। पीपल स्किल तो ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रेंथ थी और उसके साथ बिजनेस एनवायरनमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आज भी कम है। अगर तीनों को मिलाएंगे तो देखेंगे तो ऑलरेडी इंडिया इन अ मोस्ट अट्रैक्टिव सिचुएशन है। इसके कारण इंडिया को एफडीआई फ्लोस भी सबसे ज्यादा तेजी से मिल रहे हैं, इवन बेटर देन चाइना। और पीएलआई के अंदर भी इतने कंपनियों ने अनाउंसमेंट किया और फैक्ट्री भी सेटअप कर दिया इंडिया के अंदर। तो ये एफडीआई वाला कैपेक्स सपोर्ट देगा। और तीसरा ये प्राइवेट सेक्टर वाला कैपेक्स, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी बताया दुगना हो गया है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। राइट हैंड साइड में इन्होंने 10 साल से कुछ कैपेक्स बिल्कुल नहीं किया है और आज उनके बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल में उनको 10% का प्रॉफिट मिल रहा है ओवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी उनकी बिजनेस आज वही प्रॉफिटेबल स्थिति में है। तो री इन्वेस्ट उसमें करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। वेरएस वो आज रिस्क फ्री रेट के ऊपर 4% उनको मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर करें तो रिस्क फ्री रेट में करें, उससे बेहतर अपने बिजनेस में उनको रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करीबन आपने देखा कैपेसिटी भी बढ़ा हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग जरूर इंडिया में 15% से 20% ऑफ जीडीपी जाकर इसके साथ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की जर्नी भी शुरू होगी, क्योंकि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग जर्नी शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली आपको पर कैपिटा इनकम भी आज के $2,300 से हम दुगने होते हुए देख रहे हैं अगले 10 साल के अंदर। तो इस जर्नी में क्या होगा कि पुअर की गिनती कम होकर रिच की गिनती बढ़ेगी। और पिछले 10 साल में जो दुगना हुआ है कैप हमारा पर कैपिटा, उसमें देखिए आप 33% से 22% तक गिर गया है पुअर का गिनती और लोअर मिडिल क्लास का फ्लैट रहा है। तो अगले 10 साल में जैसे ये वापस दुगना होता है तो ये 22 होगा 11 और लोअर मिडिल क्लास का भी 45 से 40 में गिरेगा। तो ये 16% के लोग आगे वाले एक अपर मिडिल क्लास रिच सुपर रिच के कैटेगरी में आएंगे। तो करीबन आधा पॉपुलेशन हमारा इस डिकेड के एंड के अंदर इस टॉप 3 कैटेगरी में रहेगा। तो खास चीज इसमें यह है कि पुअर करीबन 50% अपना खर्चा फूड बेवरेज और टोबैको में करती है। सो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसका फूड के ऊपर खर्चा कम और डिस्क्रिशनरी चीजों जैसे घर गाड़ियां हेल्थ लीजर उसके ऊपर खर्चा होता है। तो ओवरऑल इंडिया का आप देखें 2095 टू 2005 ही ऑलरेडी 51 से 40% गिरा है और फिर 40 से 33 2015 तक गिरा। तो नेचुरली 2025 तक खाली 25% टोटल इंडिया में एक कंजम्पशन स्टेपल जैसे फूड बेवरेज टोबैको का गिरेगा, मगर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का ऑलमोस्ट 49% से 75% एक टोटल बकेट में जो खरीदारी होगी वो डिस्क्रिशनरी कंज्यूम के ऊपर होगी। तो इसलिए इसके साथ आप देखेंगे तो राइजिंग इनकम ऑल्सो सर्विसेज सेक्टर के अंदर बैंकिंग को भी बहुत सपोर्ट देती है। तो 2012 से 2022 में जो दुगना हुआ हमारा पर कैपिटा इनकम, तो 3 गुना बढ़ा बैंक के डिपॉजिट। तो अगले डबलिंग के सिनेरियो में भी ऐसी एक ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट में देखते हैं तो बैंक के लिए एडवांटेज और इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के लिए भी शेयर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। एट द सेम टाइम ये पावर देती है बैंक्स को कि लेंडिंग भी शुरू करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन दोनों के लिए बैंक लेंडिंग बहुत जरूरी है। और पिछले 10 साल में जो 15% का CAGR, हम अगले 5-10 साल में भी यही ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन और सर्विस तीनों को जोड़कर करीबन 15%
CAGR पे अगले 15 साल तक हम बढ़त देख रहे हैं। तो यही है जो 40% FIS के सामने दिख रहा है, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो इसके कारण हम देखेंगे तो इंडिया की एक GDP की जर्नी टोटल साइज में करीबन 2006 में हमारा 14वां रैंक था, तो 2031-36 तक हम वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रास्ते पे जा रहे हैं। तो यही है कारण जो FIIs लॉन्ग टर्म हमारे मार्केट में कंटिन्यूसली निवेश कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो रिसेंट करेक्शन हुआ है, हमें ये खरी एक बुल फेज का करेक्शन सामने दिख रहा है, और इसलिए ये एक एक्सीलेंट टाइम है टू इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटीज फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसलिए इस टाइम फ्रेम में हम ये फ्लेक्सी कैप फंड सामने ला रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और ग्रेजुअल FI की वापसी लार्ज कैप को फेवर करेगी, और मीडियम टर्म ग्रोथ में मिड एंड स्मॉल कैप्स को। ये तो डेटा आपको बताता है, जैसे देखिए टॉप टेबल में हमने बताया, जब भी इंडियन इकोनॉमी की वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल चली है, तो ऑलवेज आपने देखा कि मिड एंड स्मॉल कैप का रिटर्न लार्ज कैप से बेहतर रहा है। जब विशियस बैड साइकिल चलती है, तब आपको रिवर्स होती है सिचुएशन कि आने वाले दिन में हमें ये बुलिश वर्चुअस साइकिल सामने दिख रही है। तो नेचुरली ये एक्सपेक्टेशन है कि मिड एंड स्मॉल कैप से ही आपको अल्फा डिलीवर होगी। तो ओवरऑल हमारी पोर्टफोलियो में 55 से 70 स्टॉक होंगे क्रॉस मार्केट कैप्स, और लार्ज कैप को चुनेंगे जो इकोनॉमी के साथ नॉमिनल GDP के साथ बढ़ेगी कंपाउंडिंग, और मिड एंड स्मॉल कैप ही आपको अल्फा देंगे। कैसे हम उसको चूज करेंगे? मार्केट कैप वैल्यूएशन का मेट्रिक यूज करेंगे। तो मार्केट कैप बायस, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक सिलेक्शन के अंदर मार्केट कैप बायस के अंदर जब भी मिड एंड स्मॉल कैप की PE आपको एक 20% से ज्यादा डिस्काउंट में दिखेगी, तो हम 50% तक मिड एंड स्मॉल कैप को पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। जब मिड एंड स्मॉल कैप 20% ज्यादा प्रीमियम में डील कर रही है, तो उसको 20% तक घटाकर 80% लार्ज कैप में रखेंगे। तो ये एक ब्रॉड गाइडेंस है। और इसके अंदर और एक खास चीज, कभी भी हम स्मॉल कैप को मिड कैप के अंदर आधा शेयर ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। तो स्मॉल कैप इज द वर्स्ट थिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जब बेचने चाहिए तो कोई खरीदने वाला नहीं होता है, या उसकी दाम बहुत जबरदस्त गिर जाती है। तो स्मॉल कैप को एक बहुत लॉन्ग टर्म सॉलिड ग्रोथ दिखने वाली कंपनी को हम शामिल करेंगे, ताकि ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव न हो पाए। तो ऐसी एक ओवरऑल हमारी आउटलुक है ऑन टर्म्स ऑफ एलोकेशन। और सेक्टर आउटलुक में जैसे अभी इकोनॉमी का डेटा आपने देखा, हम पॉजिटिव है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंक्लूडिंग ऑटो, फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट, सबके सब डेटा मैंने दिखा दिया। और कंज्यूमर स्टेपल्स और एनर्जी नेचुरली एक डिफ्लेशनरी सिनेरियो में ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं होंगे। कंज्यूमर स्टेपल्स में थोड़ा मार्जिन का बढ़त देख सकें, बट फिर भी वो ग्रोथ रेट कंज्यूमर डिस्क्रिशन का नहीं मैच कर सकते, इसलिए हम उसको एक सेफ्टी के तौर पर थोड़ी अंडरवेट में रखेंगे। और हमारी जो सेक्टरल व्यू है वो राइट साइड टेबल में साफ साफ दिख रही है, तो मार्केट की भी परफॉर्मेंस भी उसी व्यू को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो राइट ट्रेंड में है हमारी आउटलुक। और ओवरऑल स्टॉक अप्रोच के लिए हम 4 थीम्स चुनेंगे, जिसमें टर्न अराउंड या बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है उस कंपनी का, या फिर एक वैल्यू माइग्रेशन, नई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, या लो क्वालिटी प्रोडक्ट से हाई क्वालिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी कंपनी को चुनेंगे। या वैल्यू अनलॉकिंग यानी मर्जर एक्विजिशन, कुछ बैड परफॉर्मिंग बिजनेस को बेचना, तो उसकी वैल्यूएशन इंप्रूव होगी, ये वाली वैल्यू अनलॉकिंग। और फाइनली जैसे हमारी सर्विसेज फंड ने फुल फायदा उठाया है इमर्जिंग न्यू एज सेक्टर जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, एसेट मैनेजमेंट, फिनटेक, ई कॉमर्स, मूवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑर्गेनाइज रिटेल और लॉजिस्टिक, इन सब में भी हम एक हिस्सा लेंगे इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो एलोकेशन। अब फ्लेक्सी कैप के अंदर सुंदरम का शायद ये पहला फ्लेक्सी कैप नाम का फंड होगा। और हमारी अक्रॉस मार्केट कैप फंड्स तो है हमारे पास, मल्टी कैप है, और उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप है, और उसके अलावा भी 3 फंड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इस ग्राफ में दिखा रहा हूँ मैं, फोकस फंड है, जिसका जैसे आप देख रहे हैं 65% लार्ज कैप है और बाकी मिड एंड स्मॉल कैप। और इसमें मिड कैप नाम था, ये पहले मल्टी कैप नाम था, उसको हमने हटाकर अभी फ्लेक्सी कैप अक्रॉस मार्केट कैप लगा दिया है फोकस का। और फिर राइट हैंड साइड में देखें तो टैक्स सेविंग फंड भी, सेबी का कोई नियम नहीं है, तो ये भी 60% लार्ज कैप और बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में है। और बीच में सर्विसेज फंड, जिस आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, हमने भी अच्छा रिटर्न दिया, उसमें भी देखिए आप फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। तो करंटली उसमें 60% लार्ज कैप, मिड कैप 14 और स्मॉल कैप और कैश बैलेंस में है। तो ये तीनों फंड के परफॉर्मेंस, उनके साथ हमने लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप को भी जोड़ा है। आप देख रहे हैं कि ज्यादातर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। ग्रीन बताता है को इंडस्ट्री के टॉप हाफ में उनकी रिस्पेक्टिव क्वार्टाइल पीयर ग्रुप के अंदर रही है, चाहे वो हमारी फोकस फंड हो, या टैक्स सेविंग फंड हो, या लार्ज एंड मिड कैप फंड हो, या मल्टी कैप। मल्टी कैप में थोड़ा बैक में है, क्योंकि खाली 8 फंड है इंडस्ट्री में, और सेबी ने रिसेंटली नियम बदला, तो लॉन्गर टर्म रिटर्न्स में उसका स्मॉल कैप का एलोकेशन बहुत कम होगा एज ओल्ड मल्टी कैप, तो नेचुरली उसके इफेक्ट दिख रही है। मगर
ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए तो देन सर्विसेज का सेंटर में देखिए टॉप क्वार्टाइल में थ्रू आउट रहा है, टॉप 10 फंड रहा है इनफैक्ट, और सभी फंड देखिए 2, 3 और 5 साल में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न्स उन्हें दिया है। तो सुंदरम के फ्लेक्सी कैप स्टाइल वाले फंड्स के परफॉर्मेंस सामने हैं, अच्छी तरह मैनेज हुए हैं और रिटर्न्स भी अच्छा दिया है उन्होंने अपने इन्वेस्टर को। और खास करके इस चीज में देखिए हर एक इस फंड में एक हमारा जो इस फंड फ्लेक्सी कैप को मैनेज करने वाले 2 फंड मैनेजर है, रवि गोपालकृष्णन और सुधीर केडिया, दोनों के नाम इन सब फंड में शामिल है एज अ को फंड मैनेजर और लीड फंड मैनेजर। तो नेचुरली उनकी जो भी एक्सपीरियंस है इस फंड के अंदर स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन, उसका फायदा फ्लेक्सी कैप को जरूर आएगा। राइट, थैंक यू वेरी वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.